हम करने वाले हैं पंजाब फाइनेंशियल रूल का चैप्टर नंबर 8। होप सो आपको पिछले चैप्टर समझ में आए होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे 8.14 से। इससे पहले का जो भी पार्ट है 8.13 तक वो हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है वो उसको अपलोड करने में। तो होप सो अभी आज या कल में वो भी मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो देखिए 8.14 से स्टार्ट करते हैं। 8.14 ग्रांट इन एड के बारे में बात करता है कि सैंक्शनिंग अथॉरिटी को किन रूल्स का, किन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है जब भी वो कोई ग्रांट को सैंक्शन किया जाता है। तो ग्रांट इन एड और अदर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एजुकेशनल और अदर इंस्टीट्यूशन, लोकल बॉडी, कोऑपरेटिव सोसाइटी आर सैंक्शन ईदर बाय गवर्नमेंट, या तो गवर्नमेंट सैंक्शन करेगी या फिर अथॉरिटी सबॉर्डिनेट टू इट। तो जिस अथॉरिटी को गवर्नमेंट ने सबॉर्डिनेट किया है, मतलब कि उसको डेलीगेट किया है कि आप भी ग्रांट इन एड दे सकते हैं, तो वो अथॉरिटी भी ग्रांट इन एड सैंक्शन कर सकती है। अब यहाँ पे क्या है, द फॉलोइंग फर्दर इंस्ट्रक्शन आर इशू फॉर द गाइडेंस ऑफ सैंक्शनिंग अथॉरिटी इन अ मैटर ऑफ अकॉर्डिंग सैंक्शन फॉर द ग्रांट इन एड। तो ये कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखना है सैंक्शनिंग अथॉरिटी ने, वो देखते हैं। अनलेस इन एनी केस गवर्नमेंट डायरेक्ट, अगर गवर्नमेंट की कोई स्पेशल डायरेक्शन नहीं है, एवरी ऑर्डर सैंक्शनिंग अ ग्रांट शुड स्पेसिफाई क्लियरली द ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट के लिए ग्रांट इन एड दी जा रही है, एंड द कंडीशन, उसमें कंडीशन भी मेंशन की जाएंगी, इफ़ एनी अटैच टू द ग्रांट, मतलब कि किस कंडीशन के बेस पर आप ग्रांट दी जाएगी या यूटिलाइज की जाएगी, उन कंडीशन को भी प्रॉपर्ली स्पेसिफाई किया जाएगा। इन केस ऑफ नॉन रेकरिंग ग्रांट, नॉन रेकरिंग ग्रांट क्या कैपिटल हेड वाली ग्रांट होगी, इसका मतलब फॉर द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट के लिए दी जा रही है किसी, द ऑर्डर शुड आल्सो स्पेसिफाई द टाइम लिमिट विद इन विच द ग्रांट और ईच इंस्टॉलमेंट इज टू बी स्पेंड। तो हो सकता है ना ग्रांट किसी स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट के लिए, तो उसके लिए जब भी नॉन रेकरिंग होगी तो उसका टाइम लिमिट स्पेसिफाई कर दिया जाएगा। सेकंड क्या कह रहे हैं, अगर इंस्टॉलमेंट में ग्रांट आ रही है, ठीक है ना, जैसे कि अगर 10 लाख आनी थी, ऐसा हो सकता है ना कि फर्स्ट ईयर में आपको 50% मिलेगी, सेकंड ईयर में 30% और लास्ट ईयर जो थर्ड ईयर होगा उसमें 20% ग्रांट मिलेगी आपको। तो उसका टाइम भी स्पेसिफाई किया जाएगा कि कब कब ये एक्सपेंडिचर हो जाना चाहिए आपकी ग्रांट का। सेकंड क्या है, ओनली सो मच ऑफ द ग्रांट शुड बी पेड ड्यूरिंग एनी फाइनेंशियल ईयर इज लाइकली टू बी एक्सपेंडेड ड्यूरिंग दैट ईयर। तो ग्रांट इन एड को किस तरीके से दिया जाना चाहिए कि जितना एस्टिमेट लगा लिया जाए कि पर्टिकुलर ईयर में कितना एक्सपेंडिचर हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग ही ग्रांट इन एड दी जाएगी। इन द केस ऑफ अ ग्रांट फॉर द स्पेसिफाइड वर्क और सर्विस सच एज बिल्डिंग के लिए दी जा रही है, वाटर सप्लाई स्कीम के लिए दी जा रही है, या लाइक द सैंक्शनिंग अथॉरिटी शुड यूज इट्स डिस्क्रिशन, उसे अपनी डिस्क्रिशन को यूज़ करना चाहिए इन अथॉरिटी पेमेंट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ वर्क। तो नीड ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग ही क्या किया जाए, ग्रांट इन एड को दिया जाए। उसके बाद बिफोर अ ग्रांट इज पेड to any public body or institutions, the sanctioning authority should as far as possible insist on obtaining a audited statement। तो इसमें क्या लिखा गया है पॉइंट नंबर 3 में, कि जब भी सैंक्शन की जा रही है कोई ग्रांट, तो उससे पहले हमें क्या कर लेना चाहिए, उस इंस्टीट्यूशन को जिसे ग्रांट दी जा रही है उसकी ऑडिटेड स्टेटमेंट देखनी चाहिए। क्यों देखनी चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट से ही आपको पता लगेगा कि उस इंस्टीट्यूशन की क्या फाइनेंशियल कंडीशन कैसे है, ताकि जब भी आप ग्रांट दें तो आप जस्टिफाई कर सकें कि इस इंस्टीट्यूशन को ज़रूरत थी या नहीं थी। अगर ज़रूरत नहीं है तो ये फ़ंड कहीं और भी डाइवर्ट किए जा सकते हैं ना, जहाँ पर ज़रूरत है, सोशल वेलफेयर हमने हमारा मोटिव होगा। तो यहाँ पर देखिए यही लिखा हुआ है कि यहाँ पे देखिए, बिफोर अ ग्रांट इज पेड टू एनी पब्लिक इंस्टीट्यूशन, सैंक्शनिंग अथॉरिटी शुड एज फार एज पॉसिबल इंसिस्ट ऑन ऑब्टेनिंग एन ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट to the body or institution concerned in order to see that grant in aid is justified by the financial position of the grantee and to ensure that any previous grant was spent for the purpose for it was intended। तो एक पर्पस तो हमारा क्या है, ये देखना कि जस्टिफाई हो रही है ग्रांट देना। दूसरा कि अगर प्रीवियसली कोई ग्रांट मिली है तो उसने उसी पर्पस के लिए यूज़ किया है जिस पर्पस के लिए दी गई थी या नहीं। तीसरा इसमें क्या कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि ऑडिटेड स्टेटमेंट ही हो, अगर कोई सर्टिफाइड कॉपी भी आपको मिल जाती है रजिस्टर्ड अकाउंटेंट की या फिर रजिस्टर्ड बॉडी ऑफ अकाउंटेंट की, तब भी चल सकता है कि आपको ऑडिटेड की बजाय आप उन स्टेटमेंट को, सर्टिफाइड स्टेटमेंट को देखकर भी दे सकते हैं। फोर्थ क्या कह रहे हैं,
यहाँ पर बात कर रहे हैं यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की। तो जब भी ग्रांट दी जाती है तो उस इंस्टीट्यूशन से जिसे दी जा रही है वहाँ से एक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी रिसीव किया जाता है कि जिस पर्पज़ के लिए आपको दी गई थी ग्रांट, जिस टाइम पीरियड में खर्च करने के लिए दी गई थी वो आपने प्रॉपरली किया है। तो इन केस इन विच द कंडीशन आर अटैच टू द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रांट इन फॉर्म ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, मतलब जिस ऑब्जेक्ट के लिए दी गई थी, और द टाइम विद इन विच द मनी मस्ट बी स्पेंड। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन लगा सकते हैं कि हमें यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिया जाए। अदरवाइज द डिपार्टमेंट ऑफिसर ऑन हु सिग्नेचर और काउंटेंट सिग्नेचर द ग्रांट इन एड बिल वाज ड्रॉन शुड प्राइमली रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टिफाइंग टू द अकाउंटेंट जर्नल। तो यहाँ पर जिसने फिर, नहीं तो अगर ये टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग नहीं हुई या फिर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए नहीं हुई तो जिसने काउंटर सिग्नेचर किए होंगे वो क्या होगा, प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होगा इन सब के लिए। उसके बाद देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, अनलेस इट इज़ अदरवाइज ऑर्डर बाय गवर्नमेंट, जब तक कोई गवर्नमेंट के ऑर्डर नहीं है, एवरी ग्रांट फॉर द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इज सब्जेक्ट टू इम्प्लाइड कंडीशन। तो जब तक कोई पर्टिकुलर कंडीशंस नहीं स्पेसिफाई की गई तो तब तक ये जो दो कंडीशन बताई गई हैं ये तो इम्प्लाइड ही हैं, मतलब ये तो इनबिल्ट होंगी उसके अंदर। दैट द ग्रांट विल स्पेंड अपॉन द ऑब्जेक्ट विद इन ए रीजनेबल टाइम, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए विद इन स्पेसिफाइड टाइम खर्च हो जानी चाहिए। इफ़ नो टाइम लिमिट हैज़ बीन स्पेसिफाइड, तो अगर कोई टाइम लिमिट नहीं भी है तब भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है किसी चीज़ को खर्च करने के लिए, तो उसमें वो स्पेंड हो जाना चाहिए। दूसरा, दैट द एनी पोर्शन ऑफ अमाउंट विच इज़ नॉट अल्टीमेटली रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंडिचर, ऐसा भी हो सकता है कि कोई ग्रांट का जो पोर्शन है आपको जरूरत ही नहीं है, वो अनस्पेंड बैलेंस बच गया, तो जो भी अनस्पेंड बैलेंस होगा वो आपको क्या कर देना है, सरेंडर कर देना है गवर्नमेंट को जहाँ से आपको ग्रांट मिली है। नेक्स्ट क्या कहते हैं, एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट ऑफ प्राइवेट एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन रिसीविंग रेकरिंग ग्रांट इन एड टू द ट्यून ऑफ 5 लाख रुपीज़। अभी हमने जो पीछे एक पॉइंट पढ़ा था जब हमने बात की थी किसके रिगार्डिंग, कि ऑडिटेड स्टेटमेंट वाली बात वहाँ थी, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस और अदर इंस्टीट्यूशन बात की थी। यहाँ पर बात करें एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट ऑफ प्राइवेट एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन रिसीविंग रेकरिंग ग्रांट। रेकरिंग के बारे में बात करें तो ग्रांट इन एड टू द ट्यून ऑफ 5 लाख, तो 5 लाख से अबव है अगर ग्रांट, शैल बी लेड ऑन द टेबल ऑफ पंजाब विधानसभा विद इन 9 मंथ ऑफ द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो इनकी जो ग्रांट इन एड की एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट्स होंगे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के, अगर 5 लाख से ज़्यादा की ग्रांट जिनको दी गई है उनके जो फाइनेंशियल एनुअल रिपोर्ट्स अकाउंट्स कहाँ पर ले डाउन किए जाएंगे, पंजाब विधानसभा में विद इन 9 मंथ फ्रॉम द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद हम देखते हैं 8.14 ए, अभी हमने 8.14 कंप्लीट किया है। इसके बाद इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट ग्रांट इन एड आर नॉट डिसबर्स टू द लोकल बॉडी बिफोर दे आर रिक्वायर्ड बाय देम द इंस्ट्रक्शन गिवन बिलो शुड बी फॉलो। इसमें क्या कहा है कि देखिए ग्रांट इन एड को जब लोकल बॉडी को दी जा रही है तो ये इंश्योर करना है जब ज़रूरत हो तभी डिसबर्स की जाए, उससे पहले नहीं। तो इसके लिए यहाँ पर ए और बी पॉइंट दिया गया है। ए पॉइंट में दिया गया है कि जब ग्रांट इन एड दी जाती है किसको, लोकल बॉडीज़ को खुद को दी जाएगी। दोनों केसेस में खुद को ही दी जा रही है, लेकिन कौन से वर्क के लिए नहीं दी जा रही, पहला केस कब है, जब पीडब्ल्यूडी वर्क के लिए नहीं दी जा रही। तो यहाँ पर जब भी ग्रांट इन एड दी जाएगी द सैंक्शनिंग अथॉरिटी विल इशू द नेसेसरी लेटर टू द एजी और ट्रेजिंग ऑफिसर फॉर द पेमेंट ऑफ अमाउंट रिक्वायर फॉर इमीडिएट डिसबर्समेंट। तो सबसे पहले तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी लेटर देगी किसको, ट्रेजरी को या फिर एजी को, किसके लिए, कि उनको ग्रांट डिसबर्स कर दी जाए। दूसरा क्या है, लेटर ऑफ अथॉरिटी में क्या लिखा जाएगा कि जो भी बिल्स हैं वो साइन किसके द्वारा किए जाएंगे, लोकल बॉडी के प्रेसिडेंट या चेयरपर्सन जो होगा उसके द्वारा साइन किए जाएंगे। प्लस इसमें एक अकाउंटेंट को भी ऑथराइज किया जाएगा जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, वो क्या करेगा, काउंटर साइन करेगा इन बिल्स को। ठीक है, यहाँ पे देखिए द गवर्नमेंट The letter of authority will contain instruction that no withdrawal shall be allowed except on regular bills signed by president or chairperson of the local body concerned and countersigned by the government employee name in letter of authority। तो काउंटर साइन भी किए जाएंगे किसके द्वारा, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के द्वारा भी। उसके बाद थर्ड क्या कहता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सो नेम शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट मनी इज नॉट ड्रॉन बाय लोकल बॉडी इन एडवांस ऑफ रिक्वायरमेंट। तो जिसने काउंटर साइन करने हैं वो ध्यान रखेगा कि एडवांस में पहले ही मनी ड्रॉ ना की जाए। ही शैल नॉट देयर फॉर काउंटर साइन द बिल अनलेस इट इज़ सपोर्टेड बाय एक्चुअल बिल। तो जब तक उसके साथ एक्चुअल बिल नहीं लगे होंगे तब तक उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को साइन भी नहीं करने हैं। सेकंड है फॉर ग्रांट इन एड इन लोकल
grant in aid to the local body for work to be executed through the agency of Department of Public Work। अब वहाँ पर था कि लोकल बॉडी को जो मर्जी काम के लिए दी जा रही थी, लेकिन यहाँ पर पीडब्ल्यू वर्क के लिए दी जा रही है अगर ग्रांट, तो यहाँ क्या करना है, एक तो सैंक्शनिंग अथॉरिटी किसको देगी, ग्रांट इन एड लोकल बॉडी को तो देगी, लेकिन यहाँ पर क्या किया जा रहा है, लोकल अथॉरिटी के बिहाफ पर काम कौन करने वाला है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट काम करने वाला है। तो दो लेटर जाएंगे, एक तो ग्रांट इन एड का जाएगा लोकल बॉडी को, दूसरा जाएगा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को। किस चीज़ के लिए जाएगा, वर्क एग्जीक्यूशन का ऑर्डर जाएगा कि आपको लोकल बॉडी के बिहाफ पर क्या काम करना है, तो जिसके लिए लोकल बॉडी को ग्रांट दी जा रही है। अब वहाँ पर अब दोनों के पास पहुँच गया इंटीमेशन। सेकंड में क्या है, फिर सैंक्शनिंग अथॉरिटी ट्रेजरी को या फिर अकाउंट जनरल को लेटर लिखेगी कि इनके यहाँ पर डिसबर्समेंट कर दी जाए। थर्ड में क्या लिखा है, द लेटर ऑफ अथॉरिटी शैल कंटेन द इंस्ट्रक्शन दैट, कि कोई भी ड्रॉल तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि बिल प्रेजेंट किसके द्वारा नहीं किए जाते, लोकल बॉडी के द्वारा खुद नहीं किए जाएंगे, एंड मेड पेबल बाय ट्रांसफ़र, क्योंकि यहाँ पर काम किस काम के लिए दी गई है ग्रांट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से काम करवाने के लिए दी गई है ग्रांट, तो जो अमाउंट क्रेडिट भी किसको होगा, फिर वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को ही क्रेडिट होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं 8.15। 8.15 देखिए क्या कहता है, कंटीजेंट रजिस्टर के बारे में बात करता है। कंटीजेंट चार्जेस कौन से होते हैं जो कि इंसिडेंटल हैं, ऑफिस को चलाने के लिए जरूरी हैं आपके। तो देखिए 8.15 कहता है, ए रजिस्टर ऑफ कंटीजेंट एक्सपेंडिचर शैल बी केप्ट इन ईच ऑफिस, हर एक ऑफिस में अपना कंटीजेंट एक्सपेंडिचर का रजिस्टर होगा, जिसमें इनिशियल होंगे उस ऑफिसर के या फिर कोई गजेटेड गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिसे डेलीगेट की गई है ये पावर साइन करने के लिए। रजिस्टर होगा फॉर्म PFR फॉर्म नंबर 10 के अंदर। आगे है नोट नंबर 4 क्या कहता है कि जब भी कंटीजेंट रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा इस रूल के अंदर, तो आप ऑफिस कॉपी अगर नहीं भी बनाते तब भी चल जाएगा, क्योंकि जो एंट्री कंटीजेंट रजिस्टर के अंदर की गई है वो एज इट इज़ जो बिल में लिखा होगा वही होगी, तो इसलिए कॉपी क्या बन जाएगी, कंटीजेंट रजिस्टर ही एक जो बिल की कॉपी माना जाता है। उसके बाद 8.17 अगर हम करें, टू अनेबल द डिसबर्सिंग ऑफिसर to enable the disbursing officer to watch the progress of the expenditure under each detail head, हर डिटेल हेड के अंदर अगर प्रोग्रेस को देखना है डिस्पर्सिंग ऑफिसर ने कि कितना एक्सपेंडिचर हो चुका है, तो उसने क्या करना है, एक प्रोग्रेसिव टोटल किया जाएगा, ताकि पहले मंथली किया फिर ईयरली किया, ताकि वो बजट अप्रोप्रिएशन से एक्सपेंडिचर ज़्यादा ना हो। अगले में क्या कहते हैं कि दो मेजर हेड हैं, ठीक है, तो दोनों का जो कंटीजेंट रजिस्टर है वो अलग होगा। The charges relating to 2 or more major head are not to be shown in one register nor included in one bill। तो एक बिल में भी दो हेड की जो एक्सपेंडिचर है वो नहीं होने चाहिए। दूसरा क्या कह रहे हैं कि अगर एक ही ऑफिस के अंदर दो जगह ग्रांट है, ठीक है, बट द एक्सपेंस विच आर शेयर इन सम फिक्स प्रोपोर्शन बिटवीन 2 ब्रांचेज ऑफ सेम ऑफिस, तो एक ही ऑफिस है आपका बट 2 ब्रांचेस थी, यहाँ पर आपको ग्रांट रिसीव हुई है दोनों के लिए, तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं, एज पर डिस्क्रिप्शन, चाहे तो A ब्रांच में चाहे फिर B ब्रांच में रजिस्टर रखें और टोटल कंबाइंड रखेंगे, क्योंकि हमने तो अप्रोप्रिएशन देखनी है कि अप्रोप्रिएशन से ज़्यादा एक्सपेंडिचर ना हो। चाहे इस ब्रांच में रख लीजिए आप एक्सपेंडिचर का जो कंटीजेंट रजिस्टर है, चाहे तो B ब्रांच में रख सकते हैं, यही लिखा हुआ है। बट द एक्सपेंस विच आर शेयर्ड इन सम फिक्स प्रोपोर्शन बिटवीन 2 ब्रांचेज ऑफ सेम ऑफिस में अनलेस दे आर रिव्यू बाय डिफरेंट अथॉरिटी, अगर तो डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं रिव्यू करने के लिए तब आप अलग अलग रखेंगे। अपीयर इन वन बिल, इन सच केसेस जॉइंट ग्रांट मे बी एंटर्ड इन वन रजिस्टर ओनली फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल, द अकाउंट एडजस्टमेंट बीइंग लेफ्ट टू द AG। तो देखिए अब हम पढ़ते हैं 8.21। इसमें है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफ़र के बारे में बात की है कि जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के लिए काम करता है या फिर जहाँ पर इंटर डिपार्टमेंटल एडजस्टमेंट परमिसिबल हैं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन चार्ज शेल इफ़ एडजस्टमेंट इज़ टू बी मेड बाय बुक ट्रांसफ़र क्या करेगा, प्रिपेयर एंड इनवॉइस किया जाएगा, क्वांटिटी और प्राइस को स्पेसिफाई किया जाएगा, एंड फॉरवर्ड इन ट्रिप्लिकेट टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्व, तो जिस एम्प्लॉय को उसने सर्विस दी है उसे ट्रिप्लिकेट में भेज देगा। ऑन अप्रूविंग द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय से अप्रूव कर देगा, अनदर कॉपी ही विल फाइल इन हिज ऑन ऑफिस, तो उसकी एक कॉपी वो अपने पास रख लेगा, अपने ऑफिस में रख लेगा। एंड थर्ड,
ही विल अटैच टू द कंटीजेंट बिल फॉर द करंट मंथ। तो करंट बिल के साथ वो उसे लगा देगा। नोट 1 क्या कहता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्व कैन नॉट चार्ज द अमाउंट इन हिज कंटीजेंट बिल, नो कैश पेमेंट इज बी मेड बट ओनली अ बुक एडजस्टमेंट इज टू बी मेड। तो इन केसेस में सिर्फ बुक एडजस्टमेंट होगी, बिल में कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं किया जाएगा और जो भी आपकी जो लिमिट है उसे कम कर दिया जाएगा कंटीजेंट एक्सपेंडिचर के लिए। बट द अमाउंट अवेलेबल फॉर कंटीजेंट एक्सपेंडिचर इज रिड्यूस्ड, सो टू वर्क आउट द अवेलेबल बैलेंस नोट इज मेड इन द रजिस्टर ऑफ कंटीजेंट एक्सपेंडिचर। तो कंटीजेंट एक्सपेंडिचर के रजिस्टर में एक नोट मेड कर दिया जाएगा इसके रिगार्डिंग, एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एट द फुट ऑफ बिल। तो बिल के नीचे भी ये बात लिख दी जाएगी। उसके बाद नोट 5 क्या कहता है कि इन केस जैसे वेस्ट पेपर होता है तो वेस्ट पेपर शुड बी केयरफुली स्टोर एंड सेंड पीरियडिकली टू द नियरेस्ट पेपर मेकिंग जेल। तो जब भी आपके पास वेस्ट पेपर होता है तो आपको उससे क्या करना है, जो नियरेस्ट जेल जो कि पेपर मेकिंग का काम करती है वहाँ पर आप भेज देंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं उसके कैरिज का चार्जेस, जो पेपर की कॉस्ट आपको अवेल हो जानी है जेल से, उससे ज़्यादा ना हो। तभी है ना कॉस्ट सेविंग तभी हो पाएगी, अदरवाइज़ तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपका एक्सपेंडिचर उसे सेंड करने में ज़्यादा आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है गवर्नमेंट की जो कमर्शियल कंसर्न है वहाँ पर बुक की जो एडजस्टमेंट है वो नहीं होगी, वहाँ पर सीधा क्या होगा, कैश या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू लेन देन हो जाएगा। तो गवर्नमेंट कमर्शियल कंसर्न इन पंजाब हैव बीन परमिटेड टू सेटल देयर अकाउंट विद देयर डिपार्टमेंट बाय द मेथड ऑफ मेकिंग मंथली बाय मेकिंग एक्चुअल पेमेंट। तो एक्चुअल पेमेंट से यहाँ पर होगी एडजस्टमेंट, ना कि बुक एंट्री से, इंस्टेड ऑफ बुक ट्रांसफर एज लेड डाउन इन पैराग्राफ 15 ऑफ अपेंडिक्स 2। तो चाहे तो उसने पेमेंट लेनी है, चाहे कमर्शियल कंसर्न ने देनी है पेमेंट, तो वहाँ पर कैश या डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट्स हो जाएंगी। अब आता है एक्सपेंडिचर फॉर अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो जब एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक्सपेंडिचर करना पड़ जाता है, उसकी जो पेमेंट है वो 50 से ज़्यादा है, तब यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट्स हो सकती हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है, जब भी कोई दूसरा गवर्नमेंट एम्प्लॉई एक्सपेंडिचर करेगा तो उसे ये लेकर चलना है कि वो अपने खुद के ऑफिस के लिए एक्सपेंडिचर इनकर कर रहा है, और इन केस कोई भी एक्सेस हो जाता है, ठीक है ना, अप्रोप्रिएशन से ज़्यादा अमाउंट चला गया उसके हाथ से, तब उसे जो अपने ऑफिस के लिए वो प्रोसीजर फॉलो करता सैंक्शनिंग अथॉरिटीज़ से, वही इसे अब भी करना पड़ेगा, क्योंकि जो पावर है वो इंक्रीज़ नहीं होगी इससे। देखिए, व्हेन अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई मेक परचेज और इनकर एक्सपेंडिचर थ्रू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन अनदर डिस्ट्रिक्ट, तो किसी और डिस्ट्रिक्ट से दूसरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय से मतलब वो काम करवा रहा है, एंड द अमाउंट टू बी पेड ऑन अकाउंट ऑफ कंटीजेंट एक्सपेंडिचर इनकर इन दिस वे इज़ नॉट लेस देन 50, और एक्सपेंडिचर क्या है 50 से कम नहीं है। पेमेंट में बी मेड बाय रिजर्व बैंक गवर्नमेंट ड्राफ्ट से पेमेंट की जाएगी, बट अदरवाइज एवरी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हु इनकर एक्सपेंडिचर इन दिस वे मस्ट ट्रीट इट एज एक्सपेंडिचर ऑफ हिज ओन ऑफिस। ठीक है, तो जो भी इस तरीके से गवर्नमेंट एम्प्लॉई एक्सपेंडिचर करने वाला है उसे ये मानकर चलना है कि वो अपने ऑफिस के लिए ही एक्सपेंडिचर कर रहा है, एंड नोट द डिमांड रिक्रूटमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट एम्प्लॉई, ना कि इस तरीके से कि मुझे पैसे बाद में रिसीव हो जाने। एम्प्लॉई एट हुज रिक्वेस्ट ही एज एन एजेंट इनकर द एक्सपेंडिचर, तो इस तरीके से करना है जैसे कि वो खुद के ऑफिस के लिए एक्सपेंडिचर करने। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आगे आने वाला लेक्चर मेरा 8 चैप्टर को कंप्लीट करेगा। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। इन केस कोई क्वेरी है तो प्लीज़ राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।